जिस पार्टी का प्रधानमंत्री इजराइल के सामने मुजरा कर रहा हो, उसके भी समर्थक इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं। जिनके नेताओं के नाम एप्स्टीन फाइल में निकल रहे हो, वो भी आज भगत सिंह को याद कर, कि जिन्होंने इस देश की संप्रभुता को ट्रंप के हाथों गिरवी रख दिया है कि अब ट्रंप हमको बताएगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। वो भी 15 अगस्त को लाल किले पे जाकर के भाषण दे रहे हैं और आजादी जिंदाबाद के। इसको कहते हैं कि भेड़िया ने तय किया है कि भेड़ों का भजन गाएंगे, तो भजन कितना भी गा ले भेड़ों का, भेड़िया शिकार तो फिर भेड़ का ही करेगा। क्या होता है इनकलाब का मतलब? हर राजनीतिक रैली में इनकलाब जिंदाबाद बोला जाएगा। उस नेता को ही पकड़ करके पूछ लीजिए कि इनकलाब का मतलब क्या होता है। इनकलाब सिर्फ शब्द है, या इनकलाब जो है अपने आप में एक महसूस करने वाली चीज है। इनकलाब का मतलब होता है सच को सच और झूठ को झूठ कहना, सही को सही और गलत को गलत कहना। सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके चरणों में जाकर के चापलूसी नहीं करना, न्याय के लिए उठ खड़ा होना, अपनी मुट्ठी तान देना, इसको इनकलाब का मतलब होता है समाज की व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, संस्कृति में, सभ्यता में, समाज में जो ऊंच नीच छुआछूत है उसको बदल करके बराबरी के राज को कायम करना, एक आमूल चूल परिवर्तन करना, इसका मतलब होता है इनकलाब। देश किससे बनता है? अकेला प्रधानमंत्री देश होता है क्या? अकेले मंत्री देश होते हैं क्या? इस देश में रहने वाले तमाम लोगों से देश बनता है। कोई डील अगर इस देश के किसानों के खिलाफ है तो उसमें देश हित कैसे है, जरा हमको समझा। जो किसान हित में नहीं है वो देश हित नहीं है, जो नागरिकों के हित में नहीं है वो देश हित नहीं है, जो नौजवानों के हित में नहीं है वो देश हित नहीं है। कि इस देश का शिक्षा मंत्री का बच्चा इस देश की सरकार के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, उसको पढ़ने के लिए विदेश जाता है। जब वो यहाँ के स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ के कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है कि आपका हॉस्टल है कि नहीं है, आपका मेस में कैसा खाना मिलता है, आपकी छत काम करती है कि नहीं करती है, आपका रेफ्रिजरेटर पानी ठंडा करता है कि नहीं करता है, आपके टीचर को सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है। क्या हालत बना दिया है यूनिवर्सिटी की आज। कुल मिलाकर के देश में ऐसी स्थिति पैदा की गई है, ना पढ़ा हूँ ना पढ़ने दूंगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति होता अगर इस देश की गद्दी पर, तो शायद उसको एजुकेशन का महत्व समझ में आए। जिस पुलिस को आतंकियों का आरडीएक्स ढूंढना चाहिए, वो पुलिस यूथ कांग्रेस का टी शर्ट ढूंढने में लगी है ना मजेदार बात। और पूरा का पूरा मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे हम देश के विरोध में कोई काम कर रहे हो और ये देश के हित में कोई काम कर। इस देश की सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है, नेताओं को डराती है। ऐसे ही क्रॉस वोटिंग हो जाता है। पूरा का पूरा मीडिया जो है पिछले 5 दिन से ये चला रहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी, ऐसा ही क्रॉस वोटिंग हो गया है। सीडी और ईडी के दम पर इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके यह सरकार बेईमानी से गद्दी पे बनी, और इसीलिए इनके जो मालिक, उनके सामने चाहे इनको मुजरा करना पड़े, चाहे इनको कैबरे करना पड़े, ये मुजरा करके अपनी सरकार बचा रहे हैं। और याद रखिएगा, जिस देश में शिक्षा से ज्यादा खर्चा युद्ध पे होने लगे, वह देश को गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता। और देश जब गुलाम हो जाएगा तब याद रखिएगा, सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के तस्वीर पे माला चढ़ा करके आजादी को नहीं बचाई जा सकती है, फिर अपने गले में फांसी का फंदा डालना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। तो रील बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेल जाने की भी तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। यह देश अगर कायम रहेगा तो गांधी की एकता, भगत सिंह की वीरता और अंबेडकर की समानता से कायम रहेगा। इतना लंबा इंट्रोडक्शन में लोग और बोर हो जाएंगे। देखिए, आप सब लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनने के मूड में हैं, मैं भी उसी मूड में हूँ। और भाषण से जो है मैं आपको बोर नहीं करूंगा, क्योंकि भाषण देते हुए मैं बोर हो जाता हूँ। तो बहुत थोड़े समय में थोड़ी सी बातचीत जो है मैं आपसे करना चाहता हूँ, और वही बात करूंगा जो हमारे साथी मनीष जी ने, जो एनएसयूआई में नहीं रहे, यूथ कांग्रेस में। मनीष भाई, आप एनएसयूआई में रहे? अच्छा, रहे हैं। एक्स एनएसयूआई और करेंट जो है आईवाईसी इंचार्ज मनीष भाई, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी, और एनएसयूआई में हमारे साथ काम करने वाले सह प्रभारी अंशुल जी। ये लोग जो कहते हैं, सोचते हैं, उससे कुछ अलग मैं नहीं सोचता हूँ, बस कहने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। अव्वल तो मैं भी, मनीष भाई जब आया तो यही सोच रहा था आपकी तरह कि यहाँ क्या कर रहा हूँ, और आपने जो बात कही थी वो बात मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में भी यही विचार आ रहे थे बार बार कि आज शहीदी दिवस है, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, एनएसयूआई के लीडर हैं, कुछ एनएसयूआई के पुराने लीडर भी मौजूद हैं, तो ये लोग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, गाना बजाना होगा, नाटक होगा, हम लोग बीच में भाषण दे करके क्या करेंगे। फिर जब बातचीत शुरू हुई और जो बात विनोद जी ने और मनीष जी ने की, तो मेरे मन में सबसे जरूरी सवाल यही पैदा हुआ कि क्यों याद कर रहे हैं हम लोग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। कोई तो वजह होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को मन हुआ कि आज एक कार्यक्रम करके थोड़ा रील बना लेंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे। ये तो किसी और काम से भी किया जा सकता है। ये जरूरी क्यों है?
क्यों भगत सिंह को आज याद किया जाए, क्यों सुखदेव राजगुरु को याद किया जाए, क्यों हम लोग इस कमरे में गोडसे, सावरकर और गोलवलकर को नहीं याद कर रहे हैं? कोई तो वजह होगी ना। जो ये वजह समझते हैं उनकी राजनीति क्लियर है, और जो ये वजह नहीं समझते हैं उनकी राजनीति क्लियर नहीं है। हमको और इस देश के 140 करोड़ लोगों को, भले वो कांग्रेस में हो या ना हो, भले वो एमएसवाई से जुड़े हो या ना हो, भले वो यूथ कांग्रेस से जुड़े हो या ना हो, इस देश के हर व्यक्ति को आज यह तय करना पड़ेगा कि आप किनके साथ खड़े हैं। आप गोडसे, गोलवलकर और सावरकर के साथ खड़े हैं कि आप गांधी, नेहरू, भगत सिंह और अंबेडकर के साथ खड़े हैं, या इस देश को तय करना पड़ेगा। ये इस देश को इसलिए तय करना पड़ेगा कि जो आजादी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रोज, और जिस आजादी को हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, वो आजादी कोई परमानेंट चीज नहीं है। पहले मोबाइल में आता था मनीष भाई कि लाइफ टाइम रिचार्ज होता था, अब तो मोबाइल का रिचार्ज ना कराएं तो इनकमिंग बंद हो जाता है। जब मोबाइल का लाइफ टाइम रिचार्ज नहीं होता है तो क्या आजादी कोई लाइफ टाइम रिचार्ज वाली चीज है क्या? आप तो यूं समझ लीजिए कि आपके बाप दादों ने आपका घर बना करके दिया है, उस घर में आपको झाड़ू पोछा लगाना पड़ता, उस घर में आपको रंग रोगन कराना पड़ता, उस घर की मरम्मत करवाते रहनी पड़ती है, वरना वो घर भी रहने लायक नहीं होता। जिस हॉल में आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपके पहले इस पे झाड़ू लगाया गया, और जब आप उठ करके चले जाएंगे तब इसमें झाड़ू लगाया जाएगा, तब ये हॉल आपको साफ मिल रहा। तो आजादी जिसको हम रोज सेलिब्रेट करते हैं, ये कोई लाइफ टाइम रिचार्ज नहीं, ये रोज सेलिब्रेट करने वाली चीज है, और रोज हम इसको तभी सेलिब्रेट कर पाएंगे जब ये आजादी बरकरार, और ये आजादी ऐसे नहीं बरकरार रह सकती। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये आजादी ऐसे बरकरार नहीं रह सकती है कि लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म देख करके सिनेमा हॉल में खूब जोर जोर से तालियां बजाई, खूब सीटी मारा और बाहर निकल करके भूल गए। ये आजादी ऐसे बरकरार नहीं रह सकती है कि हमारे ही माँ बाप कहते हैं क्यों भगत सिंह बन रहे हो, तुमको क्या परी है, तुम अपना क्लास करो, तुम अपनी पढ़ाई करो, क्यों राजनीति के पचड़े में पड़ते हो। ये आजादी वैसे बरकरार नहीं रह सकती। आप इंटरेस्टिंग चीज देखो, जब भगत सिंह और उनके साथी लड़ रहे थे तब देश में उनका बहुत सारा लोग विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि ये लड़के बेवकूफ हैं। तब उनके विरोध में बोलने वाले बहुत थे, लेकिन तब वो बिना इस बात की परवाह किए हुए देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। आज आपको पब्लिकली कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो भगत सिंह का विरोध कर रहा हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो। मजेदार बात ये देखिए कि जो भगत सिंह की विचार से जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो भी भगत सिंह की टी शर्ट पहन करके घूम रहे हैं, वो भी भगत सिंह का फोटो अपने सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, फेसबुक पे लगा रहे हैं। जब भगत सिंह का कोई विरोध करने वाला नहीं है, तब आज देश की ऐसी हालत क्यों है? देश की ऐसी हालत इसलिए है कि हम सब चाहते हैं, भगत सिंह को देख करके हम सबको मजा आता है, रोमांचित होते हैं। जब वो नाटक हो रहा था तो सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, सबने तालियां मारी, इनकलाब जिंदाबाद कहा। क्या होता है इनकलाब? क्या होता है इनकलाब? जो पर्चा आप लोगों को मिला है उसमें 2 नारे लिखे, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। दोनों को थोड़ा समझने का प्रयास। क्या है इनकलाब? किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में चले जाइए, भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रम में भी इनकलाब जिंदाबाद बोला जाता है। बताइए, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री इजराइल के सामने मुजरा कर रहा हो, उसके भी समर्थक इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं। बताइए, जिनके नेताओं के नाम एप्स्टीन फाइल में निकल रहे हो, वो भी आज भगत सिंह को याद कर। बताइए कि जिन्होंने इस देश की संप्रभुता को ट्रंप के हाथों गिरवी रख दिया है कि अब ट्रंप हमको बताएगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे, वो भी 15 अगस्त को लाल किले पे जाकर के भाषण दे रहे हैं और आजादी जिंदाबाद। इसको कहते हैं कि भेड़िया ने तय किया है कि भेड़ों का भजन गाएंगे। तो भजन कितना भी गा लें भेड़ों का, भेड़िया शिकार तो फिर भेड़ का ही करेगा। तो भगत सिंह को जो लोग नहीं समझते हैं, जिनको भगत सिंह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, सुखदेव और राजगुरु से जिनका कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने इस देश में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सपने को चकनाचूर किया है, वो भी भगत सिंह का फोटो आज लगा करके सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिनको आजाद आवाज पसंद नहीं, जिनको आजादी का नाम सुन करके, आजादी का शब्द सुन करके जिनके कान से खून निकलता है, आजादी का नारा सुनकर के जिनका खून खौलता है, जो इस देश के ऊपर गुलामी थोपना चाहते हैं, वो भी भगत सिंह को याद कर। क्या होता है इनकलाब का मतलब? हर राजनीतिक रैली में इनकलाब जिंदाबाद बोला जाए। उस नेता को ही पकड़ करके पूछ लीजिए कि इनकलाब का मतलब क्या होता है। इनकलाब सिर्फ शब्द है, या इनकलाब जो है अपने आप में एक महसूस करने वाली चीज है। इनकलाब का मतलब होता है सच को सच और झूठ को झूठ कहना, सही को सही और गलत को गलत कहना। सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके चरणों में जाकर के चापलूसी नहीं करना, न्याय के लिए उठ खड़ा होना, अपनी मुट्ठी तान देना, इसको इनकलाब। इनकलाब का मतलब होता है समाज की व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, संस्कृति में, सभ्यता में, समाज में जो ऊंच नीच छुआछूत है उसको बदल करके बराबरी के राज को कायम करना, एक आमूल
आमूल चूल परिवर्तन करना, इसका मतलब होता है इनकलाब। जो हमारे ऊपर ऊंच नीच थोप रहे हैं, जो हमारे ऊपर छुआछूत थोप रहे हैं, जो समाज में अमीरी गरीबी को जायज ठहरा रहे हैं, जिनको लगता है कि आम जनता के लिए लाइन होना चाहिए और बाकी वीआईपी के लिए अलग से गेट होना चाहिए, जिनको लगता है कि जिनके पास चार्टर है उनको सांस लेने का अधिकार है और जो झुग्गियों में रहते हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, वो भी इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं राजनीतिक रैली। और क्या होता है साम्राज्यवाद का मतलब? आज हम अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप सब लोग जो सामने बैठे हुए हैं, आप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मानने वाले लोग हैं। मानने वाले लोग हैं कि नहीं है? है ना? पक्का गोडसे के मानने वाला तो नहीं है ना कोई? तो आज जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु होते तो क्या कर रहे हैं बताइए? साम्राज्यवाद मुर्दाबाद कहते थे ना भगत सिंह। क्या है साम्राज्यवाद? साम्राज्यवाद ये है कि अमेरिका बिना किसी से पूछे, इजराइल बिना किसी से पूछे एक देश पे जो है मनमाना तरीके से हमला करता है, ईरान के ऊपर अटैक करता है। बोलिए साम्राज्यवाद है कि नहीं है? और आज अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु होते तो युद्ध का विरोध कर रहे होते कि नहीं? आज अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु होते तो जो ये दुनिया में युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का वार हुआ है, जिस तरीके से आज ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार हो रहा है, आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु होते तो दिल्ली की सड़कों पे निकल करके यह नारा बुलंद कर रहे होते कि हमको युद्ध नहीं, रोटी चाहिए, हमको रोजी और रोजगार चाहिए, हमको बम नहीं शिक्षा चाहिए, हमको किताब और कलम चाहिए। ये बात आज सुखदेव और राजगुरु कर। आज हमको इस परिस्थिति में जब हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद कर रहे हैं तो आज की राजनीति को हमको समझना पड़े। क्यों यूथ कांग्रेस के साथियों ने टी शर्ट पहन करके, भगत सिंह का टी शर्ट लगा करके वो मोदानी और ट्रंप के ट्रेड डील का विरोध कर रहे थे? वो इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि ये साम्राज्यवादी चाल है। ये साम्राज्यवादी चाल है कि विदेशी पूंजी भारत आएगी और विदेशी पूंजी भारत आकर के यहाँ की खेती और किसानी को तबाह कर देगी। आप सब जानते हैं कि इस देश में किसान का बच्चा किसान नहीं बनना। इस देश में कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लीडर का बच्चा लीडर बनना चाहता है, लेकिन फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि खेती किसानी को तबाह कर दिया। कूल नहीं है ना फार्मर होना, उसमें पावर नहीं है ना, उसमें आप मेहनत करते हैं ना, आप किसी की मेहनत चुराते नहीं है ना। इसीलिए आज चोरों का बोलबाला है ना, जो दूसरे का मेहनत चुरा लेते हैं, ऐसे चोर आज हमारे माथे पे बैठे हुए हैं ना। किसान किसी की मेहनत नहीं चुराता है, अपने खेत खोदता है, फसल उगाता है और पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन फार्मर का बच्चा आज फार्मर नहीं। ये जो खेती किसानी है उसको तबाह करने के लिए कानून बनाया गया है, या जो जिसको आप मोदानी ट्रंप ट्रेड डील कह रहे हैं, उसका विरोध यूथ कांग्रेस कर रही है। और आप देखिए कि इस देश की पुलिस, जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से जिसको सैलरी मिलता है, वो पुलिस हमारे साथ क्या व्यवहार। जिस पुलिस को आतंकियों का आरडीएक्स ढूंढना चाहिए, वो पुलिस यूथ कांग्रेस का टी शर्ट ढूंढने में लगी हुई है ना। मजेदार बात। और पूरा का पूरा मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे हम देश के विरोध में कोई काम कर रहे हो और ये देश के हित में कोई काम। आप हमको बताइए क्या है देश हित? देश किससे बनता है? अकेला प्रधानमंत्री देश होता है क्या? अकेले मंत्री देश होते हैं क्या? इस देश में रहने वाले तमाम लोगों से देश बनता है। कोई डील अगर इस देश के किसानों के खिलाफ है तो उसमें देश हित कैसे है, जरा हमको समझा। जो किसान हित में नहीं है वो देश हित नहीं है, जो नागरिकों के हित में नहीं है वो देश हित नहीं है, जो नौजवानों के हित में नहीं है वो देश हित नहीं है। देश हित के नाम पर देश के भीतर जो किसान है, जो मजदूर है, जो नौजवान है, आज उनके हक हुक को छीना जा रहा है। आप शिक्षा की हालत को देख लीजिए। शिक्षा की हालत यह है कि इस देश का शिक्षा मंत्री का बच्चा इस देश की सरकार के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, उसको पढ़ने के लिए विदेश जाता है। जब वो यहाँ के स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ के कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है कि आपका हॉस्टल है कि नहीं है, आपका मेस में कैसा खाना मिलता है, आपकी छत काम करती है कि नहीं करती है, आपका रेफ्रिजरेटर पानी ठंडा करता है कि नहीं करता है, आपके टीचर को सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है। क्या हालत बना दिया है यूनिवर्सिटी की। आज एक कोर्स पूरा नहीं होता है, दूसरा जो है सेमेस्टर चालू हो जाए। टीचर भी परेशान, स्टूडेंट भी परेशान, कर्मचारी भी परेशान। कुल मिला करके देश में ऐसी स्थिति पैदा की गई है, ना पढ़ा हूं ना पढ़ने दूंगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति होता अगर इस देश की गद्दी पर तो शायद उसको एजुकेशन का महत्व समझ में आए। और याद रखिएगा, जिस देश में शिक्षा से ज्यादा खर्चा युद्ध पे होने लगे, वह देश को गुलाम होने से कोई बचा नहीं। और देश जब गुलाम हो जाएगा तब याद रखिएगा, सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के तस्वीर पे माला चढ़ा करके आजादी को नहीं बचाई जा सकती है, फिर अपने गले में फांसी का फंदा डालना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए ये जो आजादी है ये ना भीख में मिली है, ना किसी ने उपहार में गिफ्ट में दिया है, और ना ये आजादी हमेशा कायम रहेगी अगर हम इस आजादी को लगातार मुकम्मल रखने की कोशिश नहीं, लगातार इस हासिल को बचाए रखने की कोशिश नहीं करें। जहां जहां हमारे ऊपर गुलामी थोपने की कोशिश की जाए, हम
उनको पूरी ताकत से अपने सीने में भगत सिंह की यादों को समेटे हुए, सुखदेव और राजगुरु की यादों को समेटे हुए उस गुलामी के खिलाफ अपनी आजादी की हुंकार को बुलंद करना पड़ेगा, उस आवाज को बुलंद करना पड़ेगा जो सबके हित की बात करता है। देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा है और यह गंभीर संकट इसलिए है कि ये जो एप्स्टीन गैंग है, ये जो चंद मुट्ठी भर ताकतवर पैसे वाले लोग हैं, जो करप्ट हैं, अनैतिक हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, चरित्रहीन हैं, वो दुनिया की गद्दी पे कायम हो और दुनिया की गद्दी पे कायम हो करके वो जानते हैं कि दुनिया की जनता एक बार उठ खड़ी होगी, देश की जनता उठ खड़ी होगी, अपने हक हुक के लिए नौजवान सड़कों पे उतर जाएंगे, विद्यार्थी यह पूछेंगे कि हमको पढ़ाई क्यों नहीं मिल रही है, महिलाएं अपने अधिकार की बात करेगी, किसान और दलित अपने हक हुक की बात करेंगे, पिछड़े और गरीब मिलकर के अपनी बराबरी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसीलिए यह जो एप्स्टीन गैंग है वो दुनिया को बार बार एक युद्ध से दूसरे युद्ध में धकेलता है और दिन भर वो टीवी चैनल जिसको आप खोल करके देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे उनके लिए कोई युद्ध नहीं हो रहा हो, कोई वीडियो गेम चल रहा। उनको ऐसा लगता है कि स्टूडियो में बैठ करके वो पबजी खेल। जनाब, लोगों की जानें जाती हैं, जरा अंदाजा लगाइए कि जहां हम बैठे हुए हैं इसके ऊपर आकर के मिसाइल गिर जाए, क्या हम सब भीड़ हैं? हम इंसान नहीं है? हमारे माँ बाप नहीं है? हमारा परिवार नहीं है? हमारा जीवन नहीं है? आप सोच करके देखिए कि रात को जब आप सोए हो, आपके सर के ऊपर मिसाइल गिरे, आपके शहरों को तबाह कर दिया जाए, आपके कॉलेज के ऊपर बम गिराया जाए, आपके जो है ऐतिहासिक धरोहरों पर बम गिराया जाए, आपके स्कूल और अस्पताल पे बम गिराया जाए। युद्ध कोई मजाक है? युद्ध कोई वीडियो गेम है? और ये पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल रहे हैं। किस लिए धकेल रहे हैं? इसलिए धकेल रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल की सच्चाई आज सामने आ रही है और ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करते। आप देख रहे हैं कि इस देश की सरकार क्या करती है। इस देश की सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है, नेताओं को डराती है। ऐसे ही क्रॉस वोटिंग हो जाता है। पूरा का पूरा मीडिया जो है पिछले 5 दिन से ये चला रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो, ऐसा ही क्रॉस वोटिंग हो गया है। सीडी और ईडी के दम पर इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके यह सरकार बेईमानी से गद्दी पे बनी और इसीलिए इनके जो मालिक, उनके सामने चाहे इनको मुजरा करना पड़े, चाहे इनको कैबरे करना पड़े, ये मुजरा करके अपनी सरकार बचा रहे हैं। और जब ये सरकार में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, इस देश में किसानों की हालत खराब होगी, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ेगी। इसीलिए जब आप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज याद कर रहे हैं तो आपकी राजनीति क्लियर होनी चाहिए, आपका विचार क्लियर होना चाहिए, आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं जो देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं, एक तरफ आप लोग हैं जो इस देश की आजादी को मुकम्मल रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं। बोली आजादी बचा के रखना है ना, पक्का रखना है तो रील बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेल जाने की भी तैयारी। क्यों? क्योंकि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। इतिहास में बिना संघर्ष किए हुए कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और अपने दिल में अगर आप भगत सिंह को मानते हैं, सुखदेव, राजगुरु को मानते हैं, तो उनका जो विचार है इनकलाब, उस इनकलाब को अपने दिल में बसा करके इस समाज में, इस देश में जहां भी अन्याय हो रही है, जहां भी गैर बराबरी और गुलामी थोपा जा रहा है, वहां पर हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, बराबरी की विचारधारा जो हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है, उस बराबरी की विचारधारा को व्हाइट टी शर्ट पहन करके, हाथ में तिरंगा लेकर के, दिलों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करते हुए इस आजादी को बचा करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ना आप लोगों से एक और बात कहनी है, ये मैं बड़ी देर से सोच रहा था और मैं बड़ी देर से आज नहीं सोच रहा था। मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हुए 4 साल हो गए और हमने ज्वाइन किया था भगत सिंह के जन्मदिन के भगत सिंह पार्क में, जहाँ पे वो नाटक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बारे में बात हो रही थी ना, उसी पार्क में वो सोशलिस्ट शब्द जो है उसके साथ ऐड हुआ था। तो बड़ा ऐतिहासिक पार्क है यहीं पे, यहाँ से हमारे ऑफिस से बिल्कुल पास में। तो ना उस दिन जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो कई पत्रकारों ने हमसे ये सवाल पूछा कि आप कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, ये गांधी जी की पार्टी है और आप भगत सिंह के जो है जन्मदिन के दिन पार्टी ज्वाइन कर। मैं तब से ये बात सोच रहा, आज आप लोगों से ये बात साझा करना चाहता हूँ। आप में से यूनिवर्सिटी में जब भी बहुत सारे लोग बहस करते होंगे NSY का पटका पहन करके, जब ये मैं पटका पहना रहा था ना, मुझे फिर से याद आया। तो आपने देखा होगा कि लेफ्ट और राइट दोनों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर ये बोल करके हमला करते होंगे कि गांधी जी और भगत सिंह के बीच में वैचारिक मतभेद। आपने सुना है, सब लोगों ने ये बहस तो सुनते होंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब भगत सिंह कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद और जब गांधी कहते हैं करो या मरो, फिर जब गांधी कहते हैं कि हम किसी भी तरीके से कोई भी हिंसा की गतिविधि को स्वीकार नहीं करेंगे और भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल कभी इनकलाब नहीं लाते, आपको लगता है कि गांधी और भगत सिंह के बीच में वैचारिक विभेद था? बस उम्र का फर्क था। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर भगत सिंह को फांसी नहीं हुई होती, भगत सिंह जेल से निकल करके गांधी जी को ज्वाइन किए होते और स्वतंत्रता आंदोलन को गांधी जी
के नेतृत्व में लड़ा है। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने कहता हूँ, जब भगत सिंह कहते हैं बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं ला सकता, तब वो गांधी हो रहे हैं। और जब गांधी कहते हैं करो या मरो, तब गांधी भगत सिंह हो रहे हैं। इस बात पे याद है, ये एक बहुत बड़ी साजिश रची गई इस देश में कि हमारे देश के जो महामानव हैं उनको आपस में लड़ाया जा सके। और उनको आपस में क्यों लड़ाया गया? आप देखिए, कभी अंबेडकर को गांधी जी के खिलाफ, कभी गांधी जी को भगत सिंह के खिलाफ, कभी भगत सिंह को नेहरू जी के खिलाफ, कभी नेहरू जी के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस को, कभी लाल बहादुर शास्त्री को, कभी सरदार पटेल को। ये क्यों किया जाए? ये सब देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। इन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जिंदगी दी, कुर्बानियां दी, जेल गए, जान दी। इनको आपस में लड़ाया क्यों जाता? ताकि माफी मांगने वाली शक्तियां देश का नाम लेकर के इस देश की सत्ता पे काबिज हो जाए और कोई इनसे नहीं पूछे कि अगर गोडसे गोली चला सकता था तो भगत सिंह की तरह सॉन्डर्स के ऊपर क्यों नहीं चलाई, गांधी के ऊपर क्यों चलाया। यह सवाल न पूछा जा सके कि जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये लोग देश की आजादी में शामिल क्यों नहीं हुए। इसीलिए जानबूझ करके साजिशन इस देश के महापुरुषों के बीच में एक नूरा कुश्ती कराने की कोशिश की जाती है। हमको इससे बचना है और इस बात को समझना है कि यह देश अगर कायम रहेगा तो गांधी की एकता, भगत सिंह की वीरता और अंबेडकर की समानता से कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।